तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 के बारे में। और इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि हाउ टेक्नोलॉजी इज शेप्ड बाय फिजिक्स, यानी टेक्नोलॉजी जो होती है वो फिजिक्स के साथ किस तरह रिलेटेड है। या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है यानी टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का क्या रोल है। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमने लिखा है कि टेक्नोलॉजी इज शेप बाय फिजिक्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी आर रिलेटेड टू फिजिक्स, यानी हमारे मॉडर्न सोसाइटी में जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसको फिजिक्स के साथ यानी वो फिजिक्स के साथ रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर पहला हमने लिखा है कि कम्युनिकेशन इज़ इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ फिजिक्स, यानी कम्युनिकेशन जो होते हैं हमारे जो राबते होते हैं वो इम्प्रूव हुए हैं किसकी वजह से, फिज़िक्स की वजह से। क्योंकि अगर हम मोबाइल को देखें, इसी तरह अगर हम कंप्यूटर्स को देखें, इसी तरह मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को जब हम देखें तो वो कम्युनिकेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं और वो फिज़िक्स की वजह से जो है वो इम्प्रूव हुए, यानी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज़ है। इसी तरह हमने लिखा है कि इंजन्स मेड इट पॉसिबल फॉर बेटर एंड क्विक ट्रेवल एंड इंडस्ट्रीज़। इसी तरह दोस्तों हमारे साथ जो होते हैं मुख्तलिफ नए नए इंजन्स ईजाद होते हैं, तो वो जो होते हैं वो ट्रेवल और इंडस्ट्रीज़ में हमारे साथ बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं वो बहुत कारदार होते हैं। यानी हम अगर देखें तो हम एसी को अगर देखें, अगर हम रेफ्रिजरेटर को देखें, इसी तरह अगर हम फ़ैन को देखें, तो ये सब कुछ जो होता है ये फिज़िक्स के एप्लीकेशंस है और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो न्यूक्लियर फिजन में जो होती है वो न्यूक्लियर प्लांट जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है, इसको हम रिसर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हमने दिए, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, यानी फिज़िक्स के बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है जिसको हम जो है एक क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने 4 एग्जांपल्स दिए हैं। तो हमने लिखा है कि फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट फिजिक्स हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज़। तो दोस्तों अबाउट डिस्कशन से हमें पता चला कि फिजिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है वेरियस टेक्नोलॉजीज़ की मतलब वेरियस टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट में। अब अगर हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि फिज़िक्स और बायोलॉजी जो है ये एक दूसरे से मुख्तलिफ साइंसेस हैं, यानी साइंसेस के मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। तो हमसे पूछा गया है कि फिज़िक्स बायोलॉजी के साथ किस तरह रिलेट करता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके आंसर को देखें तो हम कह सकते हैं कि फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी यूज़ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। विच इज़ अ टेक्नोलॉजी गिवन बाय फिजिक्स, जो एक टेक्नोलॉजी है जो फिजिक्स हमें प्रोवाइड करती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स, यानी फिजिक्स में हम ऑप्टिक्स के बारे में बातें करते हैं, यानी ऑप्टिक्स जो है ये फिजिक्स से रिलेटेड है और ऑप्टिक्स पर माइक्रोस्कोप काम करता है। तो इसी तरह हम अगर देखें तो फिज़िक्स जो है वो बायोलॉजी में भी, मेडिकल साइंसेस में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। इसी तरह अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेस और अ गिफ्ट ऑफ फिज़िक्स। इसी तरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पर यानी मेडिकल पर्पसेस के लिए हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इसी तरह ब्लड प्रेशर मशीन, ईसीजी, ईईजी एंड एमआरआई एटसेट्रा। इसी तरह अगर हम देखें इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा फिजिक्स इज़ आल्सो यूज्ड फॉर क्यूरिंग डिफरेंट डिजीज़, लाइक फॉर क्यूरिंग कैंसर रेडिएशन फिजिक्स इज़ यूज्ड, यानी हम मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए जो है फिज़िक्स के एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। इस तरह हम मुख्तलिफ आइसोटोप्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसमें हमसे पूछा गया है कि मेजरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम मेजरमेंट ना हो तो फिर हम यानी हमें फिर एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ की सही पता नहीं होंगी। यानी यहाँ पर हमने लिखा है सपोज़ यू सेड दैट दिस इज़ अ टेबल, यानी अगर हम कहें कि ये टेबल है और ये लार्ज है यानी ये बड़ा है, तो हम तो इसकी साइज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना लार्ज है। मगर अगर हम इसके साथ इसकी यूनिट को लिख के तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि 5 है तो 5 क्या है, अगर हम इसके साथ मीटर को लिख के यानी 5 मीटर लॉन्ग टेबल है, या 5 सेंटीमीटर अगर छोटा सा कोई चीज़ हो
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसमें हमसे पूछा गया है कि एरिया को जो एरिया जो होते हैं उसको डिराइव क्वांटिटी क्यों कहते हैं। तो डिराइव क्वांटिटी को हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जो दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज से हम जो है वो अखज़ करते हैं, यानी हम उसको डिराइव करते हैं। तो एरिया को हम डिराइव क्वांटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो बेस क्वांटिटीज से डिराइव होती है। अगर हम देखें तो एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। तो इसीलिए अगर हम विड्थ की जगह यानी बिकॉज विड्थ इज़ आल्सो अ लेंथ, क्योंकि विड्थ जो होती है ये भी एक लेंथ होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों तो लेंथ जो है ये बेस क्वांटिटीज़ में जो है हमारे पास एक क्वांटिटीज़ है, यानी सेवन जो बेस क्वांटिटीज़ में जो बेस क्वांटिटीज़ है इसमें लेंथ जो है भी एक क्वांटिटी है। तो इससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टू बेस क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म डिराइव क्वांटिटी विच इज़ एरिया, यानी दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हुए जिससे डिराइव क्वांटिटी अखज़ हुए और उसको हम एरिया कहते हैं। तो इसलिए एरिया को हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं क्योंकि ये दो बेस क्वांटिटी से डिराइव हुए हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो इसमें हमसे पूछा गया है कि आप जो है 4 डिराइव यूनिट्स लिखिए और फिर उसको उसकी बेस यूनिट्स में लिख के। तो दोस्तों डिराइव यूनिट और फिर हमने लिखा है रिप्रेजेंटेशन इन बेस यूनिट, यानी अगर हम न्यूटन को देखें तो ये एक डिराइव यूनिट है क्योंकि न्यूटन टू बेस यूनिट से डिराइव हुए। अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं कि न्यूटन बराबर है, अगर हम इसको इसके बेस यूनिट्स में लिखें तो न्यूटन बराबर होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, क्योंकि फोर्स जो है वो बराबर होती है एफ इज इक्वल टू एम है। तो एम की जगह हम केजी को फुट कर सकते हैं क्योंकि ये मास है, और एक्सेलरेशन की जगह हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को फुट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूटन एक डिराइव यूनिट है और हमने रिप्रेजेंटेशन एंड बेस यूनिट्स में इसको लिखा जो बराबर है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब अगर सेकंड नंबर को हम देखें तो इसमें हमें जाउल हमने लिखा हुआ है। अब जाउल जो है ये बराबर है न्यूटन मीटर के। अब अगर हम न्यूटन की जगह वो ऊपर वाली वैल्यू को पुट करें, यानी न्यूटन की जगह हम पुट करें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एम को जो है अपनी जगह पर पुट करें तो इससे आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और इसी तरह पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम थर्ड क्वांटिटी को देखें तो यहाँ पर हमने क्यूबिक मीटर लिखा है, यानी ये एक डिराइव यूनिट है, ये वॉल्यूम की यूनिट है। और वॉल्यूम को हम इसके बेस यूनिट में इस तरह लिख सकते हैं कि वॉल्यूम बराबर होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट के। तो विड्थ और हाइट जो होते हैं ये भी लेंथ होते हैं, तो 3 लेंथ्स हमने मीटर में लिखे हैं, ये इसके बेस की रिप्रेजेंटेशन है और क्यूबिक मीटर जो है वो इसकी डिराइव यूनिट है। फोर्थ नंबर हमने लिखा है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी ये प्रेशर की यूनिट है। पी बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है और इसी तरह एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो इसीलिए हमने लिखा है, अगर हम इसको इसके डिराइव यूनिट में लिखे तो ये बराबर हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो इसमें हमसे पूछा गया है कि फिजिक्स में जो होते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन को किस लिए यूज़ करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एक क्वांटिटी जो हमारे साथ बहुत बड़ी होती है या छोटी होती है हम उसको जो है आसानी के साथ लिख सकें। मिसाल के तौर पर अगर हमें एक बड़ा नंबर दिया जाए तो फिर हम उसको सिंपल तरीके से नहीं लिख सकते, इसीलिए हम जो होते हैं साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। यानी अगर हमें अब याद दिया गया है कि थिकनेस ऑफ अ पेपर इज़ 0.005, तो ये लिखने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4। तो जब हम इसको लिखें तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और हमारे साथ इसमें डिफ़िकल्टी जो होती है यानी पेपर खर्च और वगैरह जो होते हैं वो भी या हमारा जो टाइम वेस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। अब अगर दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो इसमें हमसे पूछा गया है कि लिस्ट काउंट क्या होती है और हम लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट जो होती है वो एक मिनिमम वैल्यू होती है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे साथ एक रूलर है, एक छोटा सा हमारे साथ रूलर है तो इस पर जो होते हैं वो सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। अब अगर हमारे साथ एक बड़ा रूलर है तो इसमें इंच होती है या उसमें जो है एक बड़ा यूनिट लिखा हुआ होता है, तो ये सेंटीमीटर जो होता है इसमें लिखा होता है, यानी ये इसकी यही मकदार होती है। ये सिर्फ
वही तक मेजर कर सकता है, सेंटीमीटर से कम वो मेजर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हमारे साथ एक और इंस्ट्रूमेंट हो जो मिलीमीटर तक मेजर कर सकता हो, तो फिर वो मिलीमीटर तक मेजर कर सकेगा, उससे कम वो मेजर नहीं कर सकेगा। यानी ऑटोमीटर वगैरह जो कम यूनिट होते हैं उससे उस तक वो मेजर नहीं कर सकेगा। तो इसलिए हम उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे साथ एक स्केल हो और वो मेजर करता हो 50 kg को, तो 50 kg से फिर वो ज़्यादा मेजर नहीं कर सकेगा। और अगर उस पर स्मॉलेस्ट यूनिट लिखा हो 1 ग्राम, तो 1 ग्राम से फिर जो होता है कम मेजर नहीं कर सकेगा। तो इसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। अब लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो होता है वो बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो दोस्तों वर्नियर कैलिपर पर ये दो चीज़ें जो है ये मेंशन होती है, यानी उस पर एक मेन स्केल होता है और उस पर एक वर्नियर स्केल होता है। If one main scale division is 1 millimeter and one vernier scale division is 0.9 millimeter, देन लिस्ट काउंट को हम जो है निकाल सकते हैं। इसी तरह यह हम लिस्ट काउंट को इस तरह लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन यानी मेन स्केल पर अगर 1 मिलीमीटर लिखा हो और वर्नियर स्केल डिवीजन जो हो वो 10 डिवीजन हो, तो उसको अगर हम फिर 1 को 10 पर डिवाइड करें तो इससे जो होता है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आ जाएगा। इसी तरह लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज को भी हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन। तो अगर ये 5 हो और ये भी 5 हो तो इससे 1 मिलीमीटर जो होता है, यह हम लिस्ट काउंट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि पिच अगर 1 मिलीमीटर हो और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 100 हो, तो इससे लिस्ट काउंट जो है वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर को इसके कंसेप्ट को हम सीख सकते हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ हमें ये सीखना है कि हम लिस्ट काउंट किसे कहते हैं। लिस्ट काउंट हम स्मॉलेस्ट यानी एक इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करता है उसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। और फिर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को हम इस तरह निकाल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल अगर 1 मिलीमीटर हो, यानी 1 मिलीमीटर इस पर लिखा हो और टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन 10 हो, तो हम 1 को 10 पर डिवाइड करते हैं। और स्क्रू गेज के केस में अगर पिच जो है वो 1 हो तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन अगर 100 हो तो उसको हम 100 पर जो है डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखें तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हम एक स्मॉल फिबल की वॉल्यूम को मेजरिंग सिलेंडर से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ स्टेप लिख के इसको हम जो है देखते हैं कि अगर हम एक मेजरिंग सिलेंडर लें और उसमें कुछ वाटर को ऐड करें, फिर अगर हम इस वाटर की वॉल्यूम को नोट करें और इसको V1 कहें, फिर अगर थर्ड स्टेप में हम एक स्मॉल फिबल को उस सिलेंडर में फेंक दें और यानी उस स्मॉल सिलेंडर में हम उसको ड्रॉप करें और इसकी वॉल्यूम को ऐड करें, ये हमारे साथ फाइनल वॉल्यूम होगा। तो इसको हम V2 जो है कह सकते हैं। फिर अगर हम V2 को माइनस करें V1 से, तो इस तरह दोस्तों हम वॉल्यूम को जो है फाइंड कर सकते हैं। स्मॉल फिबल की वॉल्यूम को हम इस तरह जो है फाइंड कर सकते हैं कि पहले हम एक सिलेंडर लेंगे, उसमें वाटर को ऐड करेंगे, फिर हम जो है उसमें स्मॉल जो है वो फिबल को ऐड करेंगे और फिर हम उसकी वॉल्यूम को ऐड करेंगे, ये नोट करेंगे। तो फिर जब हम V2 की V1 से माइनस करें तो इसी तरह वॉल्यूम ऑफ फिबल जो है हमारे साथ फाइंड हो जाता है।